हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसे कि हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में तो आप जानते ही। स्थायी बंदोबस्त को किसने स्टार्ट किया था? कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था 1793 ईस्वी में। इसमें पहले जो टाइम था वो 10 साल तक ज़मीन देनी थी, उसके बाद इसको स्थायी कर दिया गया। तो स्थायी बंदोबस्त में जो ज़मीन है वो जमींदारों को देनी होती थी, जमींदारों को। और जमींदार इसके मालिक होते थे, और जो किसान है उसको अपने तरीके से जैसे चाहे वो कार्य करा सकते थे। टैक्स जो डिसाइड हुआ था 89% कंपनी को देना होता था, और 11% किसके पास रहना था? जमींदारों के पास रहना था। तो जमींदार अब कंपनी को कितना दिखा रहे हैं, अभी कितना उत्पादन है, वो सब जमींदारों पर डिपेंड करता था। खूब ज़्यादा जमींदार मुनाफा कमा रहे थे, किसानों को कुछ भी नहीं बचता था। किसान अपनी ज़मीन ही बेच देते थे, मतलब अपनी ज़मीन को किसको दे देते थे? जमींदारों को ही दे देते थे। और उसके बाद क्या होता था? उसके बाद फिर वो मज़दूर बन जाते थे, मतलब ज़मीन जब उनके पास थी ही नहीं किसान की जगह, वो मज़दूर बन जाते थे। तो ये कुछ थे स्टार्टिंग में बंगाल बिहार वाले इलाके में स्टार्ट होता है, और उसके बाद धीरे धीरे जो स्टार्ट होगा, जैसे आपके आसपास का एरिया मद्रास है, वाराणसी है, वहाँ पर ये फैल जाती है। तो इस दोबारा समझते हैं इसको। स्थायी जो बंदोबस्त है, इसमें पूछा गया आपको कि स्थायी बंदोबस्त में क्या क्या ये पॉइंट राइट है या रोंग है, कौन सा इसमें रोंग है। मुगल काल के जागीरदारों की स्थिति इस व्यवस्था में जमींदारों से बहुत बेहतर थी। मुगल काल में जागीरदार होते थे, और जो हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं अंग्रेजों के टाइम में जो जमींदार थे, जमींदारों की स्थिति और जागीरदारों की स्थिति में कंपैरिजन पूछ रहा है कि जागीरदार बेस्ट थे। हालांकि जागीरदार बेस्ट नहीं थे, जमींदार थे। क्योंकि जागीरदार तो अपनी जागीर के मालिक भी नहीं होते थे, उनसे कभी भी जागीर छीन ली सकती थी, कभी भी जागीर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र कर देते थे उनको, उनका पैतृक हक भी नहीं उन पर होता था। और जमींदारों की जो ज़मीन है उनके पास ही होती थी, और वे उसके मालिक होते थे। ठीक है, ज़मीन को बेच भी सकते थे, ज़मीन को कुछ भी ज़मीन के साथ जो मर्जी कर सकते थे। तो कुल मिला के ये वाला रोंग है। स्थिति किसकी बेटर थी? जमींदारों की थी। सेकंड है, इस व्यवस्था के कारण खेती हर मजदूरों की संख्या बढ़ गई थी। जब किसानों की ज़मीन जमींदारों ने छीन ली थी, क्योंकि टैक्स ज़्यादा था, टैक्स किसान दे नहीं पाते थे, ज़्यादा टैक्स ना देने की वजह से उन अपनी ज़मीन देनी पड़ती थी। तो ये राइट है। इस व्यवस्था से सरकार की अपेक्षा जमींदारों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बिल्कुल, क्योंकि जो है सरकार को तो हुआ ही है भी, उनके पास एक सिस्टम से नियम से टाइम पे पैसा पहुंच जाता था, पर ज़्यादा फ़ायदा जमींदारों को हुआ। और जमींदारों और इस कंपनी के बीच एक नया वर्ग बना, जिसको जमींदार वर्ग कहते हैं, एक वफादार वर्ग जिसको कहते हैं। क्योंकि कुछ स्पेशल जमींदार थे, टाइम पर पैसा पहुंचा देते थे, चाहे थोड़ा था चाहे ज़्यादा था, कंपनी को क्या कोई भड़क लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए क्या था, एक वफादार वर्ग पैदा हुआ था। तो पहला जो क्वेश्चन है वो रोंग है, क्योंकि जागीरदारों से बेटर स्थिति किसकी थी? जमींदारों की थी। इस व्यवस्था के कारण खेतीहर मजदूरों की संख्या बढ़ गई थी, जमींदारों को ज़्यादा फायदा हो रहा था। इस व्यवस्था ने जमींदारों के एक नए वर्ग को जन्म दिया था, जो अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। तो राइट आंसर इसके अंदर कौन सा है? 2, 3 और 4, क्योंकि गलत है ये, और ये तीनों राइट है। नेक्स्ट है, भारत उद्योग और व्यापार के बारे में आपसे कुछ पॉइंट पूछे जाएंगे, और उन उद्योगों के और व्यापार के बारे में आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, पहला पॉइंट आपसे क्या पूछा गया है कि शहरों में बसे शिल्पकार उपयोगी चीज़ों के अलावा विकास की चीज़ें भी बनाते थे। मतलब डेली रूटीन की जो चीज़ें होती है, जैसे घर की सजावटें या कुछ भी चीज़ें यूज़ करने के साथ साथ वो डेवलपमेंट विकास की चीज़ें भी बनाते थे। तो बिल्कुल बनाते थे, जहाज़ वगैरह का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें भी एक डेवलपमेंट में आती है, तो ये इनका भी विकास करते थे। 17वीं व 18वीं सदियों में जहाज निर्माण के क्षेत्र में भारत का बड़ा नाम था। बिल्कुल राइट है। और भारत में बहुत सारे बंदरगाह जहाज से रिलेटेड थे। केंद्र, नोट बंदरगाह, बहुत सारे केंद्र थे जहाँ पर जहाज बनाया जाता था। जैसे गोवा है, सूरत है, मछलीपट्टनम है, सतगांव है, और ढाका, चटगांव, ये बहुत सारे एरियाज थे। ऐसा कहा जाता है विद्वानों के द्वारा कि जहाज़ बनाने की जो कला है, अंग्रेज़ों से भारत ने थोड़ी बहुत सीखी है, पर भारतीयों को, मतलब भारतीयों ने अंग्रेज़ों से सीखी है थोड़ी, पर भारतीयों ने अंग्रेज़ों को सिखाई है बहुत ही ज़्यादा। मतलब कला का ज़्यादा टैलेंट भारतीयों में था जहाज निर्माण करने का। तो ये जैसे किसी विद्वान के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट है, ये दोनों राइट है।
शिल्पकारी पैतृक पेशा नहीं थे, तो ये रोंग है। शिल्पकारी हमेशा पैतृक ही थे, ठीक है। वे किसी विशेष उपजाति से संबंध रखते थे और वो एक श्रेणियों में संगठित थे, इसलिए ये वाला जो है ये रोंग है। और बहुत सारे राजा और सामंत भी शिल्पकारों को संरक्षण देते थे अपने दरबार में। तो तीनों राइट है और ये रोंग है। तो आपसे पूछा गया कौन सा इसमें गलत है, तो गलत है तीसरा, तो ये थर्ड गलत है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 19वीं सदी के पूर्वार्ध में। ये कह रहे हैं कि भाई अंग्रेजी भाषा की मांग काफ़ी बढ़ गई थी। 19वीं सदी का मतलब होता है 1800 का टाइम। 1835 में आपको पता है मैकाले ने अंग्रेजी को लागू कर दिया था और यहाँ पर कह दिया था भाई जिसको अंग्रेजी आएगी उसको ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो अंग्रेजी की डिमांड बढ़ गई थी। अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया जाने के कारण अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों में से शेष भारतीय जनता में एक खाई पैदा होने लगी थी। तो कह रहे थे कि अंग्रेजी शिक्षा पर जब जोर दिया गया था तो भारतीय अंग्रेजी सीखने लगे थे, तो कह रहे हैं सीखे हुए भारतीय और जो दूसरे भारतीय उनके बीच खाई पैदा हो गई थी, तो बिल्कुल इनको जॉब मिली थी, ये थोड़ा पीछे रह गए थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट राइट है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रही। वैसे राइट है भाई अंग्रेजी की मांग बढ़ गई थी, अंग्रेजी की मांग बढ़ने से खाई उत्पन्न होने का कोई रोल नहीं है, पर दोनों स्टेटमेंट राइट है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, ऐसा इसमें कहा गया है ये वाला। नेक्स्ट रेतवाड़ी व्यवस्था को लेके चले, तो रेतवाड़ी व्यवस्था आपको पता है रेत होते हैं किसान और सरकार के बीच का संबंध। किसानों को ज़मीन दे दी गई थी और किसान और सरकार के बीच संबंध हो गया था, जमींदारों को बीच से हटा दिया गया था, तो ये रेतवाड़ी व्यवस्था थी। इसमें सरकार और किसान के बीच से बिचौलिया नहीं रहा था, ये बिल्कुल राइट है। तो हमसे कौन सा सही पूछा है, तो यही सही है बस, और सारे रोंग है, क्योंकि ये जहाँ भी जमींदारों के रोल आ रहा है ना, क्योंकि जमींदार तो हटा दिए गए थे ना, तो वे सब स्टेटमेंट गलत है। सरकार का हिस्सा सदा के लिए निश्चित कर दिया गया था, ये भी रोंग है। नेक्स्ट है उद्योगों के बारे में कह रहा है कि उद्योगों के बारे में जो उद्योगों के बारे में कुछ कथन है वो हमें बताने हैं कि क्या इसमें राइट है क्या रोंग है। ब्रिटिश प्रदेश में रजवाड़े धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। उद्योगों की बढ़िया वस्तुओं की मांग घटती जा रही थी। कंपनी का मुनाफा बढ़ाने के लिए एजेंटों ने कपड़ा तथा अन्य वस्तुओं के भारतीय उत्पादकों को मजबूर किया कि वे उनसे बाजार भाव से 20 से 40% तक कम कीमत ले। ठीक है, ये क्या है पॉइंट। तो जैसे जो रजवाड़े थे, रजवाड़े वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे थे, आपको पता है ब्रिटिश एरिया ज़्यादा हो गया था, और जो रजवाड़े थे, सामंत थे, वो हमेशा इनको शिल्पकार को, इनको जो काम करने वाले थे, इनको बढ़िया सा वेतन पर अपने उसमें कारीगरों को नियमित वेतन देकर सिस्टमैटिक तरीके से आश्रय देते थे। पर जब यही ख़त्म हो रहे तो धीरे धीरे कारीगर भी ख़त्म हो रहे और ब्रिटिश लोग ऐसा नहीं करते थे, तो ये राइट है इसका। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो मशीनों से सामान बनने लगा था उसको कम दामों पर खरीदने के लिए मजबूर किया जाता, अपने कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। जो भी वस्त्र तैयार किया गया था, हमारे पास कुछ भी चीज़ है, मेरे को मजबूर किया जाता था कम दाम पर उसको देना, क्योंकि पहले ही मैंने पैसा ले रखा था चीज़ों के लिए और फिर कम कीमत पर ही वो मेरे से चीज़ें खरीदते थे, तो ये भी राइट है। तो दोनों ही राइट है इसमें, तो आप आगे चलोगे, एक और दोनों ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं ब्रिटिश सरकार के भारत के प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कि कह रहे कि जो 1833 के चार्टर एक्ट ने भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के सैनिक और असैनिक प्रशासन के सारे अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद काउंसिल को सौंप दिए थे। 1813 में भारत के साथ अकेले ही व्यापार करने का कंपनी का विशेष अधिकार खत्म कर दिया था। 1833 का जो भी एक्ट आया था, 1833 के जो एक्ट में ये कहा गया है कि क्योंकि सरकार है ना, जो वो क्या चाहती थी कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट को, पूरे के पूरे शासन को ब्रिटिश के अंडर में रखा जाए, तो उसने क्या किया था, उस सारे अधिकारों को अपने अंदर ले लिया था, किसके, गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद काउंसिल को सारे अधिकार सौंप दिए गए थे। कुल मिला के सारे अधिकार अपने अंडर में उसने ले लिए, तो ये 1833 के चार्टर एक्ट में आया था। और 1813 के एक्ट में ये अधिकार दिया गया था, अब भारत में सभी व्यापार कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है, जो अकेले ही उसका अधिकार था, वो एक अधिकार खत्म कर दिया गया और अब सभी कंपनियां भारत में व्यापार कर सकते हैं। सिर्फ चीन पर ही उनका जो अधिकार, चीन के व्यापार पर ही रहता है, बाकी सब अधिकार उनके समाप्त कर दिए थे। दोनों ही राइट हैं। नेक्स्ट चलते हैं बंगाल रेगुलेशंस एक्ट के बारे में। ये पूछ रहे हैं कि बंगाल रेगुलेशन एक्ट के अनुसार न्यायालयों ने भारतीयों के निजी और मालिकी अधिकारों के बारे में फैसला करने लगे थे।
पहला ये है, ये कह रहे हैं कि बंगाल का जो रेगुलेटरी एक्ट आया था, रेगुलेशन एक्ट आया था, तो उसमें क्या होता है, जो न्यायालय थे ना वो भारतीयों के निजी और मालिकी अधिकारों के बारे में, पहले क्या होता था सिर्फ अंग्रेजों के ही मामले में निपटारा होता था, फिर कह रहे हैं कि भारतीयों के मामलों में भी फैसले होने लगे थे इस एक्ट के द्वारा। आगे समझाती हूँ। बंगाल रेगुलेशन केवल अंग्रेजी भाषा में ही प्रकाशित किया गया था, ये तो भाई रोंग है क्योंकि अन्य भाषाओं में भी किया गया था। भारतीय कानून व्यवस्था और न्यायालय कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए 1833 ईस्वी में भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया था, तो ये भी राइट है। तो एक बार समझते हैं इसको दोबारा। तो जो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रिटिश न्याय व्यवस्था कैसी रही थी, तो देखिए सबसे पहले 1781 में एक एक्ट आया था, 1781 में एक्ट आया था जिसमें कहा गया था कि अंग्रेजी जो अधिकार है, अंग्रेजी कानून वो सिर्फ अंग्रेजों तक ही सीमित है, पर बाद में धीरे धीरे चीज़ें महसूस हुई। उसके बाद 1793 में रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था, या बंगाल रेगुलेशन एक्ट आया था, बंगाल रेगुलेशन एक्ट बोल सकते हैं इसको, जो आया था उसमें मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, सबके लिए व्यक्तिगत कानून भी शामिल कर दिए गए थे। तो आपको ये याद रखना है कि 1781 के एक्ट में सिर्फ अंग्रेजों को ही कानून प्राप्त है, उनके लिए कानून होंगे। 1793 में सभी के लिए कानून हो गए थे, इसमें चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। नेक्स्ट है बंगाल जो रेगुलेशन था, वो एक्ट आया था या बंगाल रेगुलेशन था, वो अंग्रेजी और जो भारतीय भाषा है उसमें भी था, तो ये रोंग है। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका, वो ये है कि विधि कानून होता है, कानून होता है सबको एक समान कानून में रखना, ठीक है, सबके लिए एक जैसे कानून होना, तो वो एक्ट 1833 के अंदर विधि आयोग गठन किया गया था। तो विधि आयोग का गठन जो है वो 1833 में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, तो आप इसके लिए जो आंसर करोगे वो करोगे 1 और 3, तो 1 और 3 है आपका ये। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिटिश भारत में सिविल सर्विस के संदर्भ में आपसे कुछ पूछना है कि भी आपको बताना है कि सिविल सर्विस के बारे में आपको क्या कुछ पता है। तो सिविल सर्विस के बारे में क्या आपको क्या पता है, पहले देखिए कि यह है जो है इसका जो सिविल सर्विस की स्थापना का जो श्रेय कॉर्नवालिस को जाता है। दूसरा, सिविल सर्विस के जो प्रवेश पाए तरुणों को शिक्षा देने के लिए 1801 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। थर्ड है, सिविल सर्विस की स्थापना में ही इसमें नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। तो तीनों को एक बार समझते हैं। देखो इसमें हम क्या समझते हैं कि जो ये सिविल सर्विस परीक्षा थी जो इंग्लैंड में, इसमें पहले ना खानदानी लोग ही इस परीक्षा के अंदर आते थे। कंपनी है ना, जो कंपनी के डायरेक्ट सिविल सर्विस के सदस्यों को ही नियुक्त करते थे, इसलिए कंपनी के जो सिविल सर्विस है ना वो इंग्लैंड में काफ़ी प्रभावशाली हो गए थे, ठीक है। खानदानी अमीर अमीर लोगों को वो इसमें सेलेक्ट करते थे, कोई परीक्षाएं वगैरह उस टाइम थी नहीं, ये नियुक्ति चलती थी। नियुक्ति की जो ये व्यवस्था ना ये 1853 तक चली थी और उसके बाद ये प्रतियोगिता परीक्षा में आरंभ हो गई थी। तो कुल मिला के क्या कह रहे हैं कि इससे पहले था नियुक्ति की जाती थी, जो भी सिविल सर्विस में क्या की थी, अपॉइंटमेंट किया जाता था, न कि कोई टेस्ट लिया जाता था। तो कॉर्नवालिस ने ही सबसे पहले सिविल सेवा है या सिविल सर्विस प्रारंभ की थी और 1853 में ये प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सिविल जो प्रवेश है उसके लिए भारत में क्या 1801 में कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज शुरू हुआ था। तो बिल्कुल भारत में जो है कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज शुरू हुआ था, उसका मेन मोटिव यही था सिविल सर्विस की जो तैयारी करवाना, उसके लिए जो चीज़ों को लागू करना, ठीक है। और उसके बाद जो है इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना हैलीबरी में हुई थी। तो इंग्लैंड में जो ईस्ट इंडिया कॉलेज था वो हैलीबरी में था और भारत में था वो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज था, जो सिविल सर्विस से रिलेटेड संबंध रखते थे। नेक्स्ट है, सिविल सर्विस की स्थापना से ही इसमें नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो ये भी राइट है। तो आपके लिए ये दोनों ही जो क्वेश्चंस हैं वो राइट हैं। फर्स्ट सेकंड नहीं, थर्ड वाला जो है वो रॉन्ग है। इसमें क्या कहता है, थर्ड में ये कह रहा है कि सिविल सर्विस की स्थापना मतलब जब स्टार्ट हुई थी ना सिविल सर्विस, तभी से ही क्या हो रहा था, तभी से प्रतियोगिता परीक्षा हो रही थी। तो प्रतियोगिता परीक्षा तो 1853 में हुई थी, स्थापना तो ये बहुत पहले से हो रखी है सिविल सर्विस की। तो ये कह रहे हैं कि तो ये रोंग है। तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है कॉर्नवालिस ने किया, सेकंड है कोलकाता फोर्ट विलियम कॉलेज में ही इसकी स्टार्टिंग हुई है, मतलब एजुकेशन को इसको प्रतियोगिता परीक्षा कराने के लिए। थर्ड ये कह रहा है कि इसकी नियुक्ति स्टार्टिंग से ही इसमें प्रतियोगिता परीक्षा होती थी। तो बिल्कुल नहीं, स्टार्टिंग में सिर्फ नियुक्ति होती थी, प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होती थी। तो ए और दो राइट है। अगर इंग्लैंड में पूछा जाए तो इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना हैलीबरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पिट्स इंडिया जो एक्ट है 1784 में 1784 में आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, ये सारे एक्ट हमने पढ़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल पर पढ़े हुए हैं, जितने भी एक्ट है सारे एक्ट मैंने पढ़ा रखे हैं 4 से 5 वीडियो में, आप अच्छे से देख के जाना उनको, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये आपका पिट्स इंडिया जो एक्ट है 1784 में, इसके बारे में कहा गया कि उस समय विलियम पिट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। बिल्कुल, पिट इंडिया एक्ट की एक धारा में कहा गया कि अंग्रेज अब नए इलाके नहीं जीतेंगे। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम में ब्रिटेन प्रधानमंत्री था और उसने कहा था कि अब हम क्या नहीं करेंगे, कोई भी नए इलाके नहीं जीतेंगे। और ये बात 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में आई थी। तो इसलिए फिर इसके बारे में कहा गया है कि ये वैसे तो स्टेटमेंट राइट है, पर इसको लागू मतलब माना नहीं गया था। क्या कह रहे थे, इसको माना नहीं गया था। वैसे दोनों राइट है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट राइट है, बट इसको माना नहीं गया था। बाद में ऐसे फिर भी ये नए नए इलाकों को अपने अंडर में ले रहा था। तो हमसे तो सिर्फ क्वेश्चन पूछा कि कौन सा राइट है, तो ये दोनों ही राइट है। नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये कब आया था, ये 1773 में आया था, 1773 में। इस एक्ट के बारे में कह रहे हैं कि भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार का यह पहला सीधा हस्तक्षेप था। भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार का ये पहला सीधा हस्तक्षेप था, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, राइट है बिल्कुल। ये बंगाल के गवर्नर को कंपनी के सभी भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ये भी राइट है, क्योंकि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसमें बंगाल के गवर्नर को सभी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो दोनों ही राइट है, तो हमारा सी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा लागू किए गए सामाजिक कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 1829 के बने एक कानून के जरिए स्त्री प्रथा को रोक दिया गया था, जो कॉर्नवालिस के समय लागू हुआ था। ये भी आपको पता है, कॉर्नवालिस ने नहीं लागू किया था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह, ये राइट है। 1843 में कानून बनाकर दास प्रथा को प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये भी राइट है। तो एक बार समझिए इसको। देखो, हम जल्दबाजी में कई बार ध्यान भी नहीं देंगे, और 1829 में हमने पढ़ लिया, हाँ जल्दी जल्दी में, पर आप कॉर्नवालिस को ध्यान से देखो। कॉर्नवालिस नहीं थे, कौन थे? वैसे तो आपको सभी को पता है, विलियम बेंटिंग थे। कौन थे? विलियम बेंटिंग। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था, ये भी आपको पता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा 1856 में विधवा विवाह जो है कानून बनाया गया था, पुनर्विवाह। और 1843 में जो दास प्रथा जो भारत में लगी थी एलन बेरो के द्वारा, वो दास प्रथा को भी रोका गया था। तो 2 और 3 राइट है इसमें, और एक आपका रोंग है। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिटिश भारत में आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आपको क्वेश्चन बताने हैं। कंपनी की सरकार को सहायता के लिए खुलने वाली पहली शिक्षण संस्थाएं थी, मतलब जो भारत में ब्रिटिश कंपनी सरकार ने शिक्षा के लिए जो पहली संस्थाएं खोली थी, वो कलकत्ता में मदरसा और बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। आपको भी पता है, 1781 में कलकत्ता में मदरसा, 1781 में, और उसके बाद आपको पता है 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए जो पहला कदम उठाया था, वो 1813 के चार्ट एक्ट में स्पेशली 1 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। तो ये 1813 के एक्ट में ही कहा गया था। तो दोनों ही राइट है, तो आपका सी राइट होगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है, निम्नलिखित युग्मों में से विचार करना है। आपको बताना है कि भाईचारा क्या होता है, महाल क्या होता है, और अंग्रेज नवाब क्या होते हैं। तो भाईचारा जो जमीन व गांव की बिरादरी का सामूहिक स्वामित्व होता है। महाल होता है गांव का समूह। अंग्रेज नवाब भारत में रहने वाले सभी अंग्रेज अफसरों को अंग्रेज नवाब कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो रोंग हमसे पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 3 सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित क्यों नहीं है, 1 मिनट, इसमें जो रोंग आएगा आपका ये वाला आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा, 1 मिनट, ये वाला, क्योंकि भारत में रहने वाले सभी अंग्रेज अफसरों को नवाब नहीं कहा जाता था। भारतीय सामंत जो होते ना, भारत में जो सामंत होते, उनके रहन सहन के अपनाने वाले अंग्रेजों को नवाब कहते थे। उनके तरीके से रहन सहना वो शुरू कर देते, रहना सहना ठाट बाट उनके तरीके से करने लग देते, भारत के सामंत वालों की तरह उनको नवाब कहा जाता था। सभी अंग्रेजों को नवाब नहीं कहा जाता था, सभी अंग्रेज अफसरों को नवाब नहीं कहा जाता था। तो इसमें गलत पूछा, तो गलत ये वाला है और ये राइट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, फटाफट से इनको रिवाइज कर लीजिए।